हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एडू ब्रेन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम लोग कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का है और ये जो पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड में बहुत सारे आपका इंसिडेंट होता है और उसका प्रभाव हमारे देश पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर, अगर पिछले एडिशन के हिसाब से देखेंगे तो आपका ये सेकंड चैप्टर था। जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी बुक में द कोल्ड वार एरा, लेकिन कोल्ड वार एरा जो था, कोल्ड वार के बारे में जिसमें बताया गया था, उस चैप्टर को अब समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है और आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू होता है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब इसमें आपका क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाइपोलैरिटी क्या होता है। इसमें देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आखिर कोल्ड वार क्या था। व्हाट वाज द कोल्ड वार। कोल्ड वार जब आप हम लोग चर्चा करेंगे तो जैसे कि थोड़ा बहुत जो नहीं जानते हैं या उस चैप्टर को जरूर पढ़ सकते हैं या पढ़ लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपका कोल्ड वार क्या था। सबसे पहले हम लोग को ये थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये चैप्टर को हटा दिया गया है। कोल्ड वार क्या था कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे ही जो सेकेंड वर्ल्ड वार आपका था ये 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक ये आपका चला था, ये वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, 9th क्लास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले से कि 1939 से 1945 तक आपका वर्ल्ड वार सेकेंड चला था। अब जैसे ही वर्ल्ड वार आपका जब समाप्त हुआ उसके बाद कोल्ड वार आपका शुरू हुआ था। ठीक है, अब कोल्ड वार क्या था, तो सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था अलाइड फोर्सेस और एक्सेस फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। अलाइड फोर्सेस में अगर बात करें तो उसमें ब्रिटेन, यूएसएसआर, आपका अमेरिका, फ्रांस, ये सब कंट्री था। और जो एक्सेस पावर जो था उसमें जर्मनी, इटली, जापान, ये सब था। और आफ्टर द इन 1945 क्या हुआ था कि जापान पे अमेरिका ने आपका एटम बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और उसके जो दो मेजर जो सिटीज थे हिरोशिमा और नागासाकी। और इसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो समाप्त हो चुका था। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो उसके बाद दो सुपर पावर कंट्री आपका इमर्ज किया था। पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें, दो सुपर पावर कंट्रीज आपके थे। एक तरफ एक अमेरिका था यूएसए और एक था यूएसएसआर। आई होप ये थोड़ा बहुत जानकारी बेसिक 9th क्लास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही 1939 1945 में जब वर्ल्ड वार जब समाप्त होता है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो दो सुपर पावर कंट्री आपका इमर्ज होता है। कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर। तो इसी अब 1945 के बाद यही जो दो सुपर पावर जो कंट्री थे, अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर, यूनियन सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, इन दोनों के बीच में एक जो मतलब डिफरेंसेस जो क्रिएट होता है, मतलब किस तरह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दोनों कंट्री एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ था। तो ये जो सिचुएशन था इसी को आपका कोल्ड वार बोला गया है। ठीक है, और देखिए अब इस चैप्टर का जो नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोल मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर बाइपोलैरिटी का मतलब समझें, पोल हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से दो पोल होता है। तो उसी तरह से पूरे विश्व में ये दो जो सुपर पावर कंट्री थे, अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों एज अ सुपर पावर मतलब शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। तो दो हमारा जो विश्व था वो दो हिस्सों में बंटने लगा था। कुछ जो कंट्री थे वो यूएसए के साइड जा रहे थे और कुछ कंट्री यूएसएसआर के साथ जा रहे थे। मतलब कि दो ग्रुप बट गया था, पूरा विश्व दो हिस्सों में बट रहा था।
कुछ देश किसके साथ जा रहे थे, अमेरिका के साथ, और कुछ देश यूएसएसआर के साथ जा रहे थे। तो इसी तरह से एक बाइपोलरिटी क्रिएट हुआ पूरे विश्व में। लेकिन इसका एंड कैसे हुआ वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। मतलब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये जो दो सुपर पावर जो कंट्री थे, तो इसमें से यूएसएसआर जो है इसका कैसे एंड होता है, कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे यूएसएसआर कमजोर पड़ता है, कारण क्या था, ये सब सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये ओवरव्यू एक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब जैसा कि आप एक इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज क्या है, बर्लिन वॉल। अब बर्लिन वॉल क्या था तो देखेंगे इस, देखिए यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिख रहा है, ये दीवाल एक है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एक दीवाल जैसा है, और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये दीवाल है, और इस दीवाल को तोड़ दिया गया था। एक इसे बर्लिन वॉल बोला गया, मतलब जर्मनी जो बर्लिन है, बर्लिन दो हिस्सों में बट चुका था। क्यों बटा था, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कारण। अब क्या था कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट, आप 9th क्लास में थोड़ा सा अगर रिवीजन करें, आप भूल गए होंगे या याद होगा, 9th क्लास में हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था, और उसमें हमने कैपिटलिस्ट के बारे में, सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बारे में वहां पे आपको थोड़ा बहुत बताया गया था। मतलब जो पूरा जो रशिया रेवोल्यूशन था, रशियन रेवोल्यूशन, जो रूस में क्रांति हुआ 1917 में, 1917 में, तो वहां से एक सोशलिज्म एक आइडिया क्रिएट हुआ था, और सोशलिज्म ही फिर बाद में क्या बना, कम्युनिज्म बना। तो जो और उसके जो कार्ल मार्क्स जो आइडियल थे, तो जो कम्युनिस्ट जो लोग थे और एक तरफ जो कैपिटलिस्ट लोग थे, तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो रहा था। तो ये जो वॉल ऑफ द बर्लिन वॉल है, सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। अब ये बर्लिन वॉल जो है कब बना था आपका, ये 1961 में बना था। आप इसको याद रखेंगे, कब बना था ये, 1961 में बना था। लेकिन इसको लोगों ने तोड़ दिया था फिर 1989 में। कब इसको, ये जो दीवार है इसको कब तोड़ दिया गया था, 1989 में। ठीक है, अब ये बर्लिन दो हिस्सों में बढ़ चुका था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। मतलब ये बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया था 1961 में। तो एक तरफ ईस्ट बर्लिन था, एक तरफ वेस्ट बर्लिन, और ये किसका डिवीजन, किसके डिवीजन को शो कर रहा है, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट को ये डिवाइड कर रहा है। मतलब एक तरफ के लोग कम्युनिस्ट थे और एक तरफ के लोग कैपिटलिस्ट थे। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इस दीवार को 1989 में क्या किया था, तोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड एरा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बर्लिन वॉल जो है, जो बर्लिन में जो दीवार जो खड़ा किया गया, ये आपका कब बना था, व्हेन इट वाज बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर जब अपने चरम सीमा पे था, एंड वाज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वाज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट जो सिंबल था कोल्ड वॉर के समय, जो दीवार जो बनाया गया था बर्लिन में, जिसके कारण ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन आपका बढ़ चुका था, इसको 1989 में तोड़ दिया गया था। और जैसे ही ये दीवार टूटा तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, तो कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। जो सेकेंड वर्ल्ड जो थे, मतलब देखिए अभी हमने चर्चा किया कि कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरा विश्व दो गुट में बट रहा था, दो हिस्सों में बट रहा था। एक तरफ कैपिटलिस्ट को कौन लीड कर रहा था, अमेरिका, और जो कम्युनिस्ट थे उनको लीड कर रहा था रशिया, यूएसएसआर। तो जब जो यूएसएसआर जो बना, मतलब उसके साथ भी बहुत सारे कंट्री लोग जुड़ रहे थे। मतलब बहुत सारे जो कंट्री के लोग थे वो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, और उन लोगों ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया। तो उन देशों को सेकेंड वर्ल्ड बोला गया था, एंड द एंड ऑफ द कोल्ड एरा। तो जिस तरह से जैसे ही 1989 में आपका बर्लिन वॉल को गिराया गया तोड़कर, तो उसी तरह से जो सेकेंड जो वर्ल्ड उसका क्या हुआ, कोलैप्स हुआ। मतलब सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने लगा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, और इसी तरह से कोल्ड वॉर भी क्या हुआ, एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर भी आपका समाप्त हुआ। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि किस तरह से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ये सब
डिवीजन आपका हो रहा था और जर्मनी जो बर्लिन है वो दो हिस्सा में बट चुका था। तो 1961 में ये बनाया गया था और कब इसको ब्रेक किया गया था? 1989 में। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। और जैसे ही ये बर्लिन वॉल को जब गिराया गया, तो जैसे ही गिरा तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड का जो कोलैप्स का जो शुरुआत था वो आपका शुरू हो गया था। और इस तरह से कोल्ड वार भी क्या होता है, खत्म हो रहा था, द एंड ऑफ द कोल्ड वार। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे वन आफ्टर अनदर, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वेयर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टू। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे ही बर्लिन वॉल जब आपका कोलैप्स किया तो उसके बाद बहुत सारे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आपका होता है, और उसी इंसिडेंट्स के कारण क्या होता है, मतलब 1989 में जैसे ही आपका बर्लिन वॉल को गिराया गया, उसके बाद जो 8 जो यूरोपियन कंट्री थे जो कम्युनिस्ट ब्लॉक में थे, मतलब जो यूएसएसआर के तरफ थे, ठीक है, तो वही बता रहा वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, ठीक है, द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो 8 जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे। आप मैप में अगर देखेंगे तो देखिए, अगर मैप में आप देखिएगा तो इधर यूएसएसआर था यहाँ पे, और इधर यहाँ पे यूरोप है। अब यूरोप में आपका ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट यूरोप, और इधर वाला पार्ट क्या है, वेस्ट यूरोप। तो जो ईस्टर्न जो यूरोपियन जो कंट्री थे ये यूएसएसआर के प्रभाव में थे, मतलब कम्युनिस्ट से का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज डेट वेयर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जो किसका पार्ट था, सोवियत ब्लॉक का, रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने अपने यहाँ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था उसको क्या किया, रिप्लेस किया। और क्यों रिप्लेस किया, तो ड्यू टू द मास डेमोन्स्ट्रेशन, जो लोगों के द्वारा मास डेमोन्स्ट्रेशन मतलब लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। तो ड्यू टू द मास डेमोन्स्ट्रेशन द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। फिर आगे क्या देखिए क्या बता रहा है, द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वार बिगेन टू एंड, मतलब जो ये सोवियत यूनियन, मतलब ये कोल्ड वार के समय जब ये मतलब खड़ा हुआ था, कोल्ड वार के समय से जब पावरफुल बन रहा था, ये क्या होने लगा, इट्स बिगेन टू एंड। और नॉट बाय द मिलिट्री मीन्स, और कोई मिलिट्री मीन्स के माध्यम से नहीं, मतलब कोई सैन्य ताकत के माध्यम से नहीं, बट एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो सोवियत यूनियन जो कोल्ड वार मतलब जिसके कारण चल रहा था सोवियत यूनियन और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो कोल्ड वार क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होने लगा। सोवियत यूनियन जो था ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा, इसका अंत होने लगा। और ये कैसे अंत होने लगा, तो नॉट बाय मिलिट्री मीन्स, कोई यहाँ पे सैन्य ताकत के वजह से नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका कोई अपना सैनिक मिलिट्री का यूज किया, ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू द मास एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड विमेन, मतलब जो साधारण जो जनता जो थे, मतलब जो महिला और जो पुरुष थे, उनके द्वारा विरोध किया गया, उनके द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया हो, ठीक है। और इसके बाद ये जो 8 जो यूरोपियन जो कंट्री थे ये धीरे धीरे अपने यहाँ जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट था उसको क्या किया, रिप्लेस किया। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, और इसी तरह से इसका परिणाम क्या हुआ कि सोवियत यूनियन जो था वो खुद क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ। अब कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या कारण था, ये सब सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर, क्या पढ़ेंगे, द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। जो सेकेंड वर्ल्ड आपका जो है अभी हमने चर्चा किया कि जो यूएसएसआर जो था इसको सेकेंड वर्ल्ड बोला गया। जैसे देखिए फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इस तरह से एक नाम रखा गया है। ऐसा नहीं कि पहले वो लोग आया तो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग थे या सेकेंड वर्ल्ड। देखिए जब क्या हुआ कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जब यूएसएसआर जब मजबूत हुआ तो बहुत सारे देश यूएसएसआर के साथ में थे। हमने अभी चर्चा किया कि कुछ देश अमेरिका के साथ जा रहे थे, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में शामिल हो रहे थे, और कुछ देश कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो रहे थे। और कम्युनिस्ट ब्लॉक का हेड कौन था, यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे
कि व्हाट वेयर द कॉजेज, कॉज क्या था, व्हाट वेयर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, कि सेकेंड वर्ल्ड का डिसइंटीग्रेशन का कारण क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, मतलब क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, कॉज, और उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, किसका, ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें है कि व्हाट हैपेंड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्टिज्म। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड जो है आपका, जो हम बार बार ये वर्ड आ रहा है सेकेंड वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड का मतलब कि कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक है, मतलब यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं यूएसएसआर, ये ज्यादा समझ में आएगा। तो यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट जो ब्लॉक है, जो सेकेंड वर्ल्ड है, मतलब क्या इसके साथ क्या हुआ, मतलब इसके साथ तो बहुत सारे देश थे, मतलब इसमें 15 अलग अलग, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसे 15 अलग अलग कंट्री बना, तो उन लोगों का क्या हुआ, वो लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन मतलब क्या रहा, इसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट हैपेंड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्टिज्म, मतलब जहां पे कम्युनिस्टिज्म था और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब वहां पे क्या देखने को मिला। एंड हाउ इंडिया रिलेट टू दीज कंट्रीज नाउ, और इंडिया इन देशों के साथ, उन देशों के साथ उनका रिलेशन कैसा है, मतलब हमारा जो रिलेशन है, मतलब किसके साथ, ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड के जो ग्रुप के जो कंट्री थे उनके साथ अभी के डेट में हमारा रिलेशन कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, क्या आखिर सोवियत सिस्टम था क्या। ठीक है, हम लोग बार बार ये देख रहे हैं सोवियत, हम लोग बार बार ये वर्ड आ रहा है सोवियत यूनियन, आखिर ये सोवियत यूनियन था क्या, सोवियत सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या था। ठीक है, अब क्या था देखिए, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब इसका पूरा नाम क्या है, हम बार बार ये वर्ड आ रहा था यूएसएसआर, अब यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आप 9th क्लास में जब पढ़े होंगे रशियन रिवॉल्यूशन, तो आप देखे होंगे कि किस तरह से जब 1971 में जब रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद किस तरह से एक सोवियत यूनियन का गठन किया गया था, मतलब आसपास के जितने जो रीजन के लोग थे वो सब लोग मिलके एक यूएसएसआर का गठन किया था। ठीक है, अब ये कब फॉर्म हुआ था, तो ड्यूरिंग द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917, मतलब रूस का जो क्रांति हुआ 1917 में, 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, और इसे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, और यहीं से आपका शुरुआत हुआ था किसका, यूएसएसआर का, ये बना था आपका। अब इसका आइडियोलॉजी क्या था, द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। अब ये जो पूरा जो रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, इसका मेन आपका जो आइडियल क्या था, आइडियल वाज द सोशलिज्म, समाजवाद, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, समाजवाद। अब देखिए इसमें समाजवाद जो है आपका सोशलिज्म, मतलब इसमें इक्वलिटी पे फोकस किया गया था, मतलब ऐसा इसमें बताया गया कि भाई जो भी रिसोर्सेज है सोसाइटी में वो सभी लोगों में इक्वल बंटना चाहिए, मतलब वहां पे इक्वलिटी होना चाहिए, जैसे लैंड है तो लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म, और ये जो सोशलिज्म का जो आइडियल, मतलब ये रिवॉल्यूशन का जो आइडियल्स था वो क्या था, सोशलिज्म, और किसके अपोज में था, कैपिटलिज्म के अपोज में। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, मतलब हुआ क्या था, थोड़ा सा 2 मिनट में हम लोग इसको समझेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब टाइम पीरियड जब शुरू हुआ तो क्या हो रहा था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, मतलब जो इंडस्ट्री के ओनर थे, अब बाकी लोग इंडस्ट्री में वर्कर्स एज ए काम करते थे, अब इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कम लोग होते थे, ठीक है, वर्कर्स लोग ज्यादा होते थे। अब काम तो वर्कर्स लोग करते थे, मेहनत वर्कर्स लोग करते थे, लेकिन जब प्रोडक्शन हुआ, जो प्रॉफिट होता था तो सारा प्रॉफिट कौन ले जाता था, ओनर ले जाता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, और वर्कर्स को केवल एक छोटा सा एक प्रॉफिट का शेयर बस मिलता था एज अ वेज के रूप में, जो उनका पेमेंट होता था।
और बाकी जो प्रॉफिट होता था वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जो इंडस्ट्री के ओनर होते थे। तो वो जो सोसाइटी बना उसी को कैपिटलिस्ट लोग बोला गया था। और कैपिटलिस्ट का जो आइडियोलॉजी था दैट इज कैपिटलिज्म। और जो वर्कर्स लोग थे जो काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, उन लोगों ने कौन सा आइडिया को फॉलो किया? सोशलिज्म को। इस तरह से रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और रिवॉल्यूशन का परिणाम था कि यूएसएसआर का गठन हुआ। अब इसमें देखेंगे इट वाज द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं तो रशिया जो रिवॉल्यूशन था, रशिया में जो क्रांति हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन, ये अपने आप में इतिहास का ये सबसे बड़ा एक कोशिश था कि किस तरह से वहां पे कैपिटलिज्म को समाप्त किया गया और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया गया था। मतलब पूरे वर्ल्ड में पहला बार ऐसा हुआ था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सरकार बना था रशिया में। अगर हम बात करें इसमें तो इसका हेड कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आप 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे रशिया रिवॉल्यूशन, थोड़ा सा भी याद होगा तो लेनिन का नाम आपको जरूर याद होगा, व्लादिमीर लेनिन, जिसने अप्रैल थेसिस दिया था। तो मतलब जो एक तरह से रिवॉल्यूशन का मतलब ओवरऑल हेड था। मतलब 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरा उसका रिवॉल्यूशन का हेड, वर्कर्स लोगों का जो पार्टी था बोल्शेविक, उसका हेड था लेनिन। तो लेनिन के द्वारा ही रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था आपका। तो ये अपने आप में एक बिगेस्ट अटेम्प्ट था पूरे हिस्ट्री में अभी तक का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया गया था? इट एबॉलिशेस द इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या किया गया? देखिए आप, अब इसमें क्या किया गया था? इट एबॉलिशेस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इस जो रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में रशिया में, इसके माध्यम से किसको एबॉलिश किया गया था? तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशंस को क्या किया गया? एबॉलिश किया गया। एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। और एक ऐसा सोसाइटी को डिजाइन किया गया था, एक ऐसा सोसाइटी मतलब तैयार किया गया था जो किस सिद्धांत पे बेस्ड था? इक्वलिटी के सिद्धांत पे, समानता के सिद्धांत पे। अब यहां पे देखेंगे इट एबॉलिशेस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त किया गया एंड कॉन्शियसली डिजाइन और सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। फिर आगे देखेंगे इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें किस चीज पे फोकस किया गया था? कि इसमें सारा जो संपत्ति था, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया गया? एबॉलिश किया गया। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के जगह पे जो भी रिसोर्सेस था उस सब पे कंट्रोल किसका किया गया? गवर्नमेंट का। स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया गया। तो वही यहाँ पे लाइन बता रहा है कि इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, जो सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स थे, अब किसको प्राइमेसी देता है? स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी। मतलब इसमें हम बताएं कि जितना जो रिसोर्सेस था देश में वो सब किसके कंट्रोल में था? आपका स्टेट कंट्रोल्ड था आपका, ठीक है। और पार्टी सिस्टम्स को यहाँ पे प्राइमेसी दिया गया। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पे एक सिंगल पार्टी था, यहाँ पे और किसी पार्टी को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। एक सिंगल पार्टी यहाँ पे था, कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड। और यहाँ पे नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी को आपको अलाउ नहीं किया गया था, ऑपोजिशन पार्टी को। केवल और केवल कौन सा पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी। और जो भी रिसोर्स था वो किसके कंट्रोल में था? स्टेट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एंड द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और जो इकोनॉमी था वो कैसा था? बिल्कुल प्लान्ड तरीके से काम किया गया था। प्लान्ड मतलब एक नियोजित तरीके से, जैसे 5 ईयर प्लान के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, हम थोड़ा बहुत जानते होंगे। और आप याद कीजिए वहां पे भी रशियन रिवॉल्यूशन में जब लेनिन ये सब आया था, स्टालिन वगैरह, तो वहां पे 5 ईयर प्लान लाया गया था। और एक तरह से प्लान्ड इकोनॉमी, उसे क्या बोलेंगे? द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय। और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? स्टेट के द्वारा। इस तरह से ये सोवियत सिस्टम का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि जो क्रांति हुआ, सोवियत यूनियन जब बना, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करके इक्वलिटी को लाया गया। और इक्वलिटी को लाया गया और साथ ही साथ जो जितने जो रिसोर्स थे वो सब पे किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का, स्टेट कंट्रोल्ड। समझ रहे हैं? और कोई पार्टी नहीं था, सिंगल एक पार्टी रखा गया। कौन सा पार्टी?
कम्युनिस्ट पार्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखिए इसमें देखेंगे कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज डेट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसा कि हमने सबसे पहला वो पेज में देखा था कि आफ्टर द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल के फॉल के बाद क्या हुआ था कि जो 8 जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे वहां पे लोगों के द्वारा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहे हैं। तो आखिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो यूरोप के जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे वो यूएसएसआर के साथ क्यों ज्वाइन किए थे। आप बात समझ रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि पहले पेज पे हमने क्या पढ़ा था कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्री, जो 8 जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे आपके, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, लेकिन बर्लिन वॉल को जब गिराया गया उसके बाद से ये ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे 8, यहाँ के लोगों ने क्या किया, लोगों ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को समाप्त किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज डेट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले पेज में हमने चर्चा किया था कि जो 8 ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे, ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्या किया, रिप्लेस किया। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 8 जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे और भी जो यूरोपियन जो कंट्री थे वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कैसे बना, मतलब वो लोग कैसे कम्युनिस्ट ब्लॉक को उन्होंने ज्वाइन किया। तो उसी का आंसर यहाँ पे बता रहे कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था कि जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे, ठीक है, वहां पे फैसिस्ट फोर्सेस का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था, फैसिस्ट फोर्स। जैसे हम लोग नाजिज्म के बारे में पढ़े हैं, हिटलर के बारे में, उसी तरह से नाजिज्म की तरह ही वहां पे एक फैसिज्म था, मुसोलिनी के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता था। तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री थे ये फैसिस्ट फोर्सेस से परेशान थे, जो फैसिज्म जो था इससे परेशान थे। अब इसके कारण क्या हुआ, अब इनको जो यूरोपियन जो कंट्री थे इनको लिबरेट कौन करवाया था, तो यूएसएसआर लिबरेट करवाया था। किससे लिबरेट करवाया था, तो फैसिस्ट फोर्सेस से। इसी के कारण जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे उन लोगों ने कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है, द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ दीज कंट्रीज वेयर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। और ये सब जितने जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे, जितने जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे आपके, ये सब का जो इकोनॉमी था, इकोनॉमिक जो सिस्टम, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, यूएसएसआर के मॉडल के आधार पे कंट्रोल किया जाता था। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे जो प्रश्न उठता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड क्या था, बार बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम बोल रहे हैं, सॉरी। देखिए ये जो सेकेंड वर्ल्ड है ये किससे बोला गया, तो वही जो यूरोपियन जो कंट्री थे या और अदर जो कंट्री जिन्होंने ये कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन किया था। ठीक है, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। और इसी को क्या बोला गया, सोशलिस्ट ब्लॉक बोला गया था। द वार्सा पैक्ट, a military alliance held them together. The USSR was the leader of the bloc. और एक वार्सा पैक्ट आपका हुआ था। ठीक है, एक जैसे आप यूरोपियन कंट्री के बीच में एक नाटो के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से जिस तरह से कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है उसको नाटो के माध्यम से सबको वो लोग एकजुट है, ठीक है, उसी तरह से एक वार्सा पैक्ट किया गया था जो एक मिलिट्री अलायंस था, हेल्ड देम टुगेदर। और इसका हेड कौन था, द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। और इस तरह से यूएसएसआर उसका क्या था, लीडर था। और ये सब कौन से पैक्ट के तहत एक साथ थे, द वार्सा पैक्ट के तहत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सोवियत यूनियन था, अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो आपको ध्यान होगा, अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मतलब जो सोवियत यूनियन था एक कब पावरफुल बना आपका, तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए हमने अभी चर्चा किया था कि
जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो दो कंट्री आपका सुपर पावर एज अ सुपर पावर इमर्ज किया था। एक आपका अमेरिका और एक आपका यूएसएसआर। ठीक है, तो इसी तरह से द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आप देखिए रसिया में खुद 1917 में आपका रिवॉल्यूशन हुआ, और 1917 से अगर बात करें तो 1930 तक तो उसका स्थिति काफी खराब चल रहा था। फिर धीरे धीरे स्थिति यूएसएसआर का सुधारना शुरू हुआ, और फिर आपका सेकेंड वर्ल्ड वार ही शुरू हो गया था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर। ठीक है, द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएसए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि जो सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी था, द इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन, ये बहुत ही डेवलप कर चुका था और भी देश के तुलना में, मतलब विश्व के और भी जितने जो कंट्री थे उसके अगर कंपेयर में देखा जाए तो सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी था, जो अर्थव्यवस्था था, ये काफी ज्यादा डेवलप कर चुका था। लेकिन यूएसए को छोड़ के जो अमेरिका जो है, यूएसए जो है, इसका जो इकोनॉमी था ये काफी ज्यादा डेवलप कर चुका था। लेकिन जो यूएसएसआर का था वो भी कम नहीं था, अमेरिका से कम था, लेकिन देश की विश्व के और भी जो देश थे उससे काफी ज्यादा डेवलप कर चुका था। अब इसका रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन? तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाई, मतलब द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड, क्यों ऐसा था? तो इसका कारण देखिए क्या था, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसका जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क था ये काफी अच्छा था आपका। ठीक है, तो एक मेन कारण था, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर दूसरा क्या है, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। अब और एनर्जी रिसोर्स का काफी ज्यादा भंडार था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आपका कम्युनिकेशन जो नेटवर्क था वो काफी अच्छा था यूएसएसआर का। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन जो है, ठीक है, ये क्यों इसका इकोनॉमी डेवलप था। ठीक है, अब किससे कम था, लेकिन अमेरिका से कम था, लेकिन और देश की तुलना में इसका इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवलप था। क्यों डेवलप था? क्योंकि इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काफी अच्छा था। एनर्जी रिसोर्स इसके पास काफी ज्यादा था। अब एनर्जी रिसोर्स में क्या क्या था, तो ऑयल जो है आपका, आयरन है आपका, स्टील है, मशीनरी प्रोडक्शन है आपका, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विथ एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि क्यों इकोनॉमी डेवलप था, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका अच्छा था, वास्ट एनर्जी रिसोर्स था जिसमें ऑयल है इसके पास, आयरन है, स्टील है, मशीनरी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका काफी ज्यादा डेवलप था, जिसके कारण जो रिमोटेस्ट एरिया है, जो दूर दराज के जो गांव वाला भी क्षेत्र था, उससे कनेक्टिविटी इसका काफी बढ़िया था। इस कारण इसका जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा क्या था, डेवलप था। फिर और अगर बात करें और क्यों था डेवलप, तो इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब इसका क्या था, अपना इसका एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री था, मतलब कि इसके इंडस्ट्री में सारा चीज का प्रोडक्शन किया जाता था। सारा चीज का प्रोडक्शन मतलब जो भी डोमेस्टिक यूज के लिए जो सामान का जो जरूरत है, जो गुड्स का जो रिक्वायरमेंट होता था, वो सारा गुड्स का प्रोडक्शन यूएसएसआर में किया जाता था। ठीक है, तो ही लिख रहा है, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग, जो हर चीज का प्रोडक्शन करते थे, फ्रॉम पिन्स टू कार। क्या बता रहे कि एक छोटा से पिन से लेकर एक कार तक सारा चीज का प्रोडक्शन किया जाता था। दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच डेट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अब जबकि देखिए प्रोडक्शन तो सारा गुड्स का किया जाता था, ठीक है, जो इसका डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो था एक हर चीज को प्रोड्यूस करता था। हर चीज को प्रोड्यूस करने का मतलब सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था जो भी रिक्वायर था, चाहे वो पिन से लेकर कार तक। लेकिन जो उनका क्वालिटी जो बता रहा है वो वेस्टर्न कंट्री के तुलना में कम था। मतलब वेस्टर्न कंट्री जो थे, जो यूरोपियन जो कंट्री थे, उनका जो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप कर चुका था, तो उसके तुलना में जो क्वालिटी था, जो यूएसएसआर में जो प्रोडक्शन जो किया जा रहा था गुड्स का, डिड नॉट मैच डेट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। जो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट जो कंट्री थे उसके तुलना में इनका जो क्वालिटी था वो बेहतर नहीं था। हालांकि ये लोग का डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री वो हर चीज को प्रोड्यूस करता था जो भी रिक्वायर्ड होता था। अगला क्या बता रहा है, द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसको याद रखना है, ये क्या बता रहा है,
कि सोवियत जो यूनियन जो है, सोवियत जो स्टेट है, सरकार के द्वारा यूएसएसआर में अपने लोगों को एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रोवाइड किया जाता था। अब बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो न्यूनतम जो एक जीने के लिए जो उनके नागरिकों का जो जरूरत था उसको सरकार के द्वारा पूरा किया जाता था। अब जैसे क्या क्या दिया जाता था, और वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे, काफी कम रेट पे वो अपने बेसिक जो नेसेसिटीज जो था लोगों का उसको पूरा करता था। जैसे आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया एंड अदर वेलफेयर स्कीम। मतलब क्या बता रहा है कि यूएसएसआर का जो इकोनॉमी था वो काफी ज्यादा डेवलप था, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के तुलना में जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था उसका क्वालिटी थोड़ा सा कम था। अब जो सरकार था, जो सोवियत स्टेट जो था, सोवियत सिस्टम में जो गवर्नमेंट था, वो अपने नागरिकों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता था, और बहुत सारा जो बेसिक जो नेसेसरी जो आइटम्स जो थे, जो नेसेसिटीज जो था, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे, काफी कम रेट पे लोगों को प्रोवाइड करता था। जैसे अब देखिए, अब किसी भी देश में अगर बात करें, लोगों का जरूरत क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे ज्यादा जरूरत का चीज होता है, और इस चीज को काफी कम रेट पे वहां के जो सोवियत सिस्टम में नागरिकों को सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। आप बात को समझ रहे हैं? क्या क्या, जैसे हेल्थ हो गया, यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, और भी बहुत सारे जो जन कल्याण के जो सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स था उसको सरकार के द्वारा दिया जाता था। अब अगर आप यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये कुछ हद तक आपका सही भी था। कैसे सही था? कोई भी आप देश के अगर नागरिक को देखेंगे तो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है कि अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिलना चाहिए, और वो सोवियत सिस्टम में सरकार के द्वारा नागरिकों को दिया जा रहा था, ठीक है। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब देखिए, ओनरशिप के अगर मामले में तो हमने पहले भी चर्चा किया कि सारा चीज किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? तो सरकार के द्वारा। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था। स्टेट ओनरशिप मतलब ओनरशिप कैसा था? सब सरकार का होता था। वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब जैसे लैंड एंड द प्रोडक्टिव एसेट्स वेयर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। अब जितना जो वहां पे जमीन था और भी जो भी प्रोडक्टिव जो एसेट जो था आपका, ये सब किसके द्वारा ओन किया जाता था? सोवियत स्टेट के द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक है, अभी तो तक तो अच्छा लग रहा है कि ये सारा चीज बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये सब सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, और सरकार के द्वारा कंट्रोल तो किया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार के द्वारा आपका जो बेसिक जो नेसेसिटीज जो था लोगों का वो भी प्रोवाइड किया जा रहा था, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सारा चीज लोगों को और नागरिकों को काफी कम दाम पे, आप काफी सब्सिडाइज रेट पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन अब समस्या क्या हुआ? यहाँ पे धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हुआ, और यही डिसइंटीग्रेशन का कारण बनेगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम, आखिर वहां पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहा था, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या था तो देखिए, अब ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स विद द सोवियत सिस्टम, ठीक है, कि इतना ज्यादा सोवियत सिस्टम अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, इक्वलिटी लाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, लोगों को सारा चीज मतलब एक तरीके से इगलिटेरियन सोसाइटी बनाने का कोशिश कर रहा था, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी समस्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो पहला समस्या देखिए, द सोवियत सिस्टम में पहला जो समस्या था कि काफी ज्यादा वहां ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन आपका बन चुका था। मतलब जो स्टेट था उस पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल काफी ज्यादा था, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, ठीक है। अब जिसके कारण वहां के नागरिकों का जो जीवन था काफी डिफिकल्ट हो चुका था। अब ब्यूरोक्रेटिक कैसे? आप देख सकते हैं कि जैसे आप अपने ही अगर कंट्री में अगर देखें, भारत में, तो बहुत सारा जो गवर्नमेंट जो एजेंसी होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहां पे करप्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब कैसे करप्शन देखने को मिलता है? जैसे मान लीजिए एक आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलता है, पैसा लिया जाता है, लेकिन फैसिलिटी भी आपको मिलता है। और यही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल्ड हॉस्पिटल्स होता है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल जो स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाइए कितना अच्छा पढ़ाई होता है, और यही जो सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, तो सरकारी स्कूल में आप जाएंगे तो उसका सिस्टम आप देखते हैं,
कोई भी आप जैसे लाइसेंस बनवाना है, आप गवर्नमेंट के यहाँ लाइसेंस बनवाने के लिए जाइएगा डीटीओ ऑफिस में, तो वहां पे भी इतना ज्यादा करप्शन होता है। तो कहने का मतलब कि वही है कि जो अधिकारी लोग हैं वो काफी ज्यादा करप्ट हो चुके थे। वही बता रहा है कि सोवियत सिस्टम क्या हो गया था, वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड इट लीड्स टू द ऑथोरिटेरियन। अब इसके कारण मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स, और जिसके कारण वहां के जो नागरिक थे उनका जीवन काफी डिफिकल्ट हो चुका था। किसके कारण? क्योंकि जो ऑफिसर्स थे ब्यूरोक्रेटिक, सारा चीज पे ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा था, और इस तरह से ऑथोरिटेरियन रूल चल रहा था वहां पे, मतलब कब्जा था सब ब्यूरोक्रेट्स का। फिर दूसरा क्या था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कमी था आपका, एंड द एब्सेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब डेमोक्रेसी का एब्सेंस था, डेमोक्रेसी नहीं था। अब डेमोक्रेसी के कारण जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो नहीं था नागरिकों के पास। अब इसी कारण क्या होता था कि ज्यादातर जो लोग थे अपने डिसेंट को, ठीक है, वो जोक्स और कार्टून्स में एक्सप्रेस करते थे, क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था तो लोग कार्टून के माध्यम से, जोक के माध्यम से अपना जो परेशानी था उसको शो करने का काम करते थे। फिर अगला समस्या क्या था, द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां पे जो एक सिंगल पार्टी था, मतलब किसी पार्टी को कोई अलाउ नहीं किया गया था, कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं था, वहां पे सिंपल एक ही पार्टी था, डेट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी था, अब इसका क्या था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे एकदम टाइट कंट्रोल था। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल। अब कैसा कंट्रोल था, काफी ज्यादा टाइट कंट्रोल था ओवर द इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। और जो जनता के प्रति जो जवाबदेही जो होता है, अब यहाँ पे अगर बात करें डेमोक्रेसी ही नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं होगा तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, तो वहां का जो सरकार है वो अकाउंटेबल भी नहीं होगा पीपल के प्रति, जवाबदेही वो उसका कोई जवाबदेही वो नहीं बनेगा। इस तरह से ये सब आपका समस्या था सोवियत सिस्टम में। तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो इस सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए और क्या क्या समस्या था। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी था, हमने चर्चा किया कि वहां पे एक सिंगल पार्टी था जिसका क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट जो पार्टी था ये काफी ज्यादा क्या था आपका, आप देखेंगे इसको, द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स। अब देखिए यहां पे हम जो बात कर रहे हैं यूएसएसआर का, किसका बात कर रहे हैं, यूएसएसआर का। ये जो पूरा नाम है जो सोवियत यूनियन जो आपका है, अब एक कैसे बना था, इसमें 15 और रिपब्लिक्स कंट्री थे इसमें, ठीक है। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 15 इससे अलग देश बने थे। आप देखेंगे जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, आप रसिया के नीचे अगर मैप में अगर आप देखिएगा, रसिया के नीचे बहुत सारा कंट्री है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है आपका, फिर आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन है, तो ये सब उज्बेकिस्तान हो गया, तो ये सब आपका किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन। अब जो ये सोवियत यूनियन है इसको तो ये 15 जो डिफरेंट रिपब्लिक्स था ये सब लोगों ने मिलकर यूनियन को बनाया था, लेकिन जो पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी था वहां के लोगों का कोई वैल्यू नहीं करता था, मतलब उनका जो भी रिक्वेस्ट होता था उसको इग्नोर किया जाता था। टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स। अब जो कल्चरल अफेयर्स है, जो 15 जो रिपब्लिक्स जो है, ये जो 15 जो रिपब्लिक्स जो अलग अलग जो थे, उनका जो कल्चरल जो अफेयर्स था उसमें भी इंटरफेयर किया जाता था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। आप सोच सकते हैं, मतलब 10-15 लोग मिल के अगर एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में अगर 15 लोग मिल के ग्रुप बना रहे हैं तो 15 लोगों का बात सहमति होना चाहिए तभी कोई काम करना चाहिए, लेकिन उसमें एक पार्टी का ही वर्चस्व था, कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं था। समझ में आ रहा है? अब इस तरह से यहाँ पे बता रहे। फिर आगे क्या बता रहे, ऑल्दो ऑन पेपर रसिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स। अब जो रसिया है आपका ये भी क्या था, ये भी वो 15 रिपब्लिक्स में से एक था। जो 15 रिपब्लिक्स जो था जो मिलकर सोवियत यूनियन बनाया था आपका, इसी में से एक था आपका रसिया। लेकिन इन रियलिटी क्या होता था कि रसिया डोमिनेटेड एवरीथिंग, ठीक है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, रसिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड द पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। अब देखिए यहाँ पे 15 रिपब्लिक्स लोग मिल के क्या बनाया,
सोवियत यूनियन बनाया, ये सोवियत यूनियन, लेकिन इसका मतलब एक तरह से हेड कौन था, डोमिनेटेड बाय द रसिया, लेकिन ये पूरे पे वर्चस्व किसका था, रसिया का था। तो जो अदर रीजन्स के जो लोग थे वो अपने आप को कैसा फील करते थे, नेग्लेक्टेड फील करते थे, उनको लगता था कि हमें इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हर चीज पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही वर्चस्व था, सारे चीजों के ऊपर कंट्रोल किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये सब आपका कुछ प्रॉब्लम्स था सोवियत सिस्टम में, और यही प्रॉब्लम्स क्या बनेगा, कारण बनेगा डिसइंटीग्रेशन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए, अब दूसरा कारण क्या था सोवियत यूनियन में। अब ये जो और कारण था, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। फिर कारण क्या था, इन द आर्म्स रेस। अब जो यूएसएसआर है, हमने अभी चर्चा किया कि कोल्ड वार के समय क्या हुआ था, जब कोल्ड वार चल रहा था, तो कोल्ड वार के समय में यहां पे देखेंगे कि कोल्ड वार के समय में दो सुपर पावर था, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ कौन था, यूएसएसआर था, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप के बीच में, मतलब जो एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसका हेड यूएसए था, और एक जो कम्युनिस्ट जो ब्लॉक था जिसका हेड यूएसएसआर था, इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक आर्म्स रेस क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ, एक आर्म्स रेस। मतलब दोनों सुपर पावर चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपना गोली बंदूक बम मिसाइल से सब बनाएं, क्योंकि जब युद्ध हो तो सब लोग जीतना चाहता था, और जीतने के लिए क्या चाहिए, मिलिट्री पावर चाहिए, आपका आर्म्स चाहिए। और तो एक आर्म्स रेस क्रिएट हुआ, और इस आर्म्स रेस में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन जो था काफी ज्यादा वो कंपटीशन करने लगा अमेरिका से। लेकिन अमेरिका के पास अगर हम बात करें तो हमने चर्चा किया था कि जो अमेरिका है इसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा था, और जो यूएसएसआर है इसके पास उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आपका नहीं था, ठीक है। तो अमेरिका के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी था, यूएसएसआर के पास कम टेक्नोलॉजी था, लेकिन यूएसएसआर कंपीट करना चाहता था अमेरिका के साथ, ठीक है। अब आर्म्स रेस में क्या हुआ कि आर्म्स बनाने के चक्कर में जो यूएसएसआर है ये अपने सिटीजन्स के ऊपर ध्यान कम देने लगा, और ज्यादा से ज्यादा, अब मान लीजिए जैसे हम लोग के पास खाने के लिए ना हो और बंदूक खरीदने लगे, गोली खरीदने लगे कि नहीं हम दूसरे को युद्ध में हराएंगे, और अपने देश को फीड करने के लिए भोजन नहीं है, जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रहा है, तो क्या आप डेवलप कर पाइएगा। वही यूएसएसआर के साथ हुआ यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट अ ग्रेट कॉस्ट। हमने अभी इसका चर्चा किया कि सोवियत यूनियन क्या कर रहा है, सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस, जो यूएसए जो था उसके साथ मैच करने का कोशिश कर रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कीमत उसको चुकाना पड़ा। क्या कीमत चुकाना पड़ा, द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। अब ये जो सोवियत यूनियन है ये काफी पीछे रह गया, किस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। मतलब जो वेस्टर्न जो कंट्री थे, जो यूरोपियन जो कंट्री थे, अमेरिका जो था, इसके तुलना में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा सोवियत यूनियन पीछे रह गया। और कौन कौन सा मामला में पीछे रह गया, तो टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गया, ट्रांसपोर्ट में पीछे रह गया, पावर में पीछे रह गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन। मतलब टेक्नोलॉजी में तो सोवियत यूनियन पीछे रह ही गया अमेरिका से, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गया, और इसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एस्पिरेशन था लोगों का, पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या रहा होगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दे रहा था, और वहां पे कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं था, तो ये सब पॉलिटिकल एस्पिरेशन लोगों का था। और इकोनॉमिक एस्पिरेशन क्या था, ये जो आर्थिक व्यवस्था, मतलब जो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह गया, जो गुड्स वगैरह तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन करता था सोवियत यूनियन, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के तुलना में उसका क्वालिटी काफी ज्यादा कम रहता था, तो ये सब के मामले में सोवियत यूनियन क्या रह गया, काफी पीछे रह गया। तो ये सब आपका समस्या था। फिर और अगर देखेंगे तो जो मेन और समस्या था कि सोवियत यूनियन ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया था, अफगानिस्तान पे अटैक किया। अब ये और मेन कारण बना इसके बर्बादी का, ठीक है। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979, ठीक है। अब 1979 में जो सोवियत जो था वो किसको इन्वेड किया, किस पे आक्रमण किया, अफगानिस्तान में इन्वेड किया, और जिसके कारण वीकेंड द सिस्टम्स इवन फर्दर, और जिसके बाद जो सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो और दिन पर दिन क्या होते गया, कमजोर होते गया।
दो वेजेस कंटिन्यूड टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द स्टेट। अब जो वेज था जो वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी जो था टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट से काफी पीछे रह गया। एंड दिस लीड टू द शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। अब जिसके कारण कंज्यूमर गुड्स का काफी ज्यादा शॉर्टेज होने लगा, कमी होने लगा। मतलब देखिए टेक्नोलॉजी था नहीं और प्रोडक्शन तो करता था, लेकिन उसका क्वालिटी उतना बेहतर नहीं होता था जितना वेस्टर्न कंट्री का था। अब जो नागरिक हैं उनका एस्पिरेशन तो बढ़ रहा है, वो तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहेंगे, और वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका यूएसएसआर में तैयार नहीं हो रहा था, सोवियत सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से लोगों का एस्पिरेशन दिन पर दिन और बढ़ रहा था। फूड इंपोर्ट इंक्रीज्ड एवरी ईयर, और जिसके कारण इंपोर्ट काफी बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बेहतर क्वालिटी का होगा नहीं, जैसे अपने देश में मान लीजिए हम लोग बेहतर क्वालिटी का कोई चीज प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी नागरिकों का जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस लीड टू द सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। और इस तरह से जो सोवियत इकोनॉमी था, जो अर्थव्यवस्था था सोवियत इकोनॉमी, वो क्या हो गया, फ्लैटरिंग इन द लेट 1970s से ही जो अर्थव्यवस्था था वो बर्बाद होने लगा और स्टैग्नेंट हो गया। क्या हो गया, स्थिर हो गया, मतलब कोई वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से हमने इस वीडियो में चर्चा किया कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम का किस तरह से स्ट्रक्चर था, क्या क्या समस्या उसमें हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।